नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जींद में होने जा रहे उपचुनाव में सियासी उठापटक के बीच रूठों को मनाने का दौर इन दिनों चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल में नाराज चल रहे अपनों से मिलने के लिए पार्टी के बड़े दिग्गज इन दिनों सक्रिय हो गए हैं और आज की खास चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भगवत दयाल शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बाल मुकुंद शर्मा जी इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता दलवीर धनखड़ जी इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से सभी राजनीतिक दल अपनों से ही इस वक्त जूझ रहे हैं, अपनों को मनाने की कोशिश चल रही है और अपने ही रूठे हुए हैं। उपचुनाव में सभी राजनीतिक दल के दिग्गज नेता इन रूठों के पास पहुंचकर इन्हें मनाने की कोशिश में लगे हैं। जींद उपचुनाव के लिए तैयार हुए सियासी रण में अब अपनों की जिद आड़े आ रही है और इस जिद का सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। जींद उपचुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने अब अपने समर्थकों के साथ मिलकर गोलबंदी शुरू कर दी है। सबसे पहले ये मोर्चा टिकट न मिलने से नाराज सुरेंद्र बरवाला ने खोला। समर्थकों के साथ मीटिंग कर बरवाला ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुरेंद्र की टिकट नहीं कटी। इस उपचुनाव में जनता के भावनाओं को समझते हुए लोगों की जो आवाज है वो दबाने की बात की गई और उस कार्यकर्ता हमेशा ये चाहते हैं, जनता जो चाहती है, विकास चाहती है, उसको आवाज को उठाने का काम सुरेंद्र करेगा। सुरेंद्र की टिकट नहीं कटी। मैं आज भी जनता के साथ मिलके बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकता हूं राजनीतिक तौर पे, ऐसी कोई बात नहीं। वहीं अब तकरीबन 2 से 3 महीने पहले टिकट की आस में बीजेपी का दामन थामने वाले टेकराम कंडेला ने भी अपने पत्ते खोलने से अभी साफ इनकार कर दिया। नहीं, देरी नहीं, अभी तो चुनाव का चला है, अभी चुनाव का देखेंगे। अभी जो चुनाव के लीडरों के जलसे होंगे, सारे लीडर आएंगे, अभी तो माहौल देखेंगे। माहौल के बाद ही कोई 2-4 दिन के बाद कोई तारीख देंगे। इसके अलावा बीजेपी से नाराज चल रहे श्रीचंद जैन ने भी अपनी घर वापसी कर ली है और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा कुछ मुश्किलें कांग्रेस पार्टी में भी चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने इन हालात से पार पा लिया है। दरअसल अंशु सिंगला अपना नामांकन भरकर कांग्रेस के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे थे। इसके बाद नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन अंशु सिंगला ने रणदीप सुरजेवाला को समर्थन दे दिया। सभी साथियों के उस दिन जोर देने पर मैंने नॉमिनेशन भर दिया था, पर जींद हल्के की, जींद शहर की, जींद के आसपास के गांवों की विकास ही मेरी प्राथमिकता है। इलेक्शन लड़ना या विधायक बनना प्राथमिकता नहीं है। तो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इतने बड़े नेशनल लीडर हैं और जिस तरीके से इन्होंने कैथल को बहुत आगे पहुंचाया है, वैसे ही मैं उम्मीद अब ये यहाँ से हम हजारों दसियों हजारों वोटों से जिताकर इनको आगे भेजेंगे, इनके हाथ मजबूत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कैथल को इन्होंने चमकाया है, उससे कुछ ना 21 करके जींद का जो विकास पिछले कई सालों से रुका हुआ था उसको द्रुत गति से दौड़ाएंगे और जींद को भी कैथल से भी बेहतर बनाएंगे। जाहिर है जींद उपचुनाव में अपनों की जिद सियासी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही और अगर अपनों की ही जिद पर पार्टियों ने लगाम नहीं लगाई तो सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। भगवत दयाल जी, आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में टिकट जब अनाउंस हुआ उसके बाद से ही जो आपके पुराने कार्यकर्ता थे वो लगातार अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे, लेकिन अब जब चुनाव प्रचार चल रहा है और इस बीच जो तमाम नेता आपके नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनके बयानों में दिख रहा है और वो अपने अपने समर्थकों के साथ बैठकें कर रहे हैं, ऐसे में आपके उपचुनाव पर, आपकी पार्टी की रणनीति पर इसका कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है? भगवत दयाल जी। जी आप अपना क्वेश्चन ठीक है भगवत दयाल जी, जिस तरह से आपने अपनी पार्टी के उम्मीदवार का नाम अनाउंस किया, टिकट का अनाउंस किया, उसके बाद से ही लगातार आपके नेता नाराज होते चले गए। अब जब प्रचार चल रहा है और अब सभी पार्टियों के नेता प्रचार में हैं, तो ऐसे में आपकी ही पार्टी के कुछ नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ऐसे में कितना असर
इन चुनावों पर पड़ने जा रहा है, खासतौर पर आपके उम्मीदवार पर? देखिए, जहां तक अपनी अपनी बात रखने की बात है, अपने समर्थकों के साथ मिलकर के, जी, वो लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और हमारी पार्टी भी लोकतांत्रिक पार्टी है। यदि कोई हमारी पार्टी का नेता अपनी नाराजगी जाहिर करता है तो उसका अधिकार है। ठीक जहां है। तक बात पार्टी के उम्मीदवार की है, वो पार्टी का उम्मीदवार कौन हो, ये पार्टी ने सोच समझ करके सेंटर के नेतृत्व ने भी और स्टेट के नेतृत्व ने भी ये फैसला लिया है। और यदि कोई पार्टी का कार्यकर्ता या नेता इस कैंडिडेट की खिलाफत करता है तो वो पार्टी की अनुशासनहीनता माना जाएगा और पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो पार्टी की विचारधारा से अच्छे से जुड़ा है और पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो कभी पार्टी की टिकट मिले या ना मिले उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता। हमारी पार्टी में लाखों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने लिए, परिवार के लिए न्याय देकर के देश के और पार्टी के लिए न्यौछावर कर रखा है। हमारी पार्टी में एक समुद्र है, राष्ट्रीय पार्टी है, आना जाना लगा रहता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति पार्टी में आता है कि मुझे टिकट मिलेगी तो मैं पार्टी में रहूंगा, नहीं तो मैं खिलाफत करूंगा, तो हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ज्यादा। और अपनी बात रखने की जहां तक बात है शाकिर जी, तो वो उसको अधिकार है, कोई रखना चाहे अपने कार्यकर्ताओं की बात रखना चाहे वो रखे, लेकिन यदि कोई अनुशासनहीनता करेगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी और पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है भगवत दयाल जी, आप कह रहे हैं पार्टी कार्रवाई करेगी, लेकिन उपचुनाव के वक्त अगर इस तरह के सुर अगर बुलंद होते हैं तो पार्टी के जो कैंपेन होता है, जो वोटर होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है। और ऐसे में उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं? क्योंकि कई नाम आ चुके हैं जो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि पार्टी में वो अपनी बात रखेंगे, जिस तरह से टिकट दिया गया है, नजरअंदाज किया गया, तमाम चीजें वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में डैमेज कंट्रोल कैसे कर रहे हैं वो आप लोग? देखिए, हमारा जो इलेक्शन का जो मुद्दा है वो हम विकास को लेकर के, समान सबका साथ और सबका विकास हमने किया, उस बात को लेकर के हम आए हैं जी। और यही बात हम रखेंगे। हमारी पार्टी को जो वोट देने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो देश से और प्रदेश से प्यार करते हैं, जो ये चाहते हैं कि इसमें ना जातिवाद की बात हो, इसमें सबका साथ और सबका विकास जो इन्होंने बोला था वो करके दिखाया। मेरिट के आधार पर हमने नौकरियां दी और बिना, चाहे वो विपक्ष के वहां एमएलए थे, फिर भी हमने हर जहां भी विपक्ष का एमएलए है वहां ग्रांट दी, वहां प्रॉपर सड़कों का उनका काम करवाया। और जो लोग हमारे चाहे वो पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं वो ऐसी बात करेंगे तो जनता उनको करारा जवाब देगी। और जनता जान चुकी है कि 9 महीने का टाइम अभी सरकार का पड़ा है और राज्य में जींद का हिस्सा मिले, जींद का विधायक मुख्यमंत्री की साथ मिलकर के काम करे और मुख्यमंत्री जी से अपनी मांगे जो है वो मनवाए और उस क्षेत्र का विकास हो। सारी जनता ये जानती है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के नेता यदि बन भी गए तो कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, 9 महीने 10 महीने सरकार के पड़े हैं, वो काम करवाएगा। और जनता भी चाहती है, जींद बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, वो चाहते हैं कि हमारे जींद में विकास हो, इसलिए जनता ने मूड बना लिया है और किसी के आने जाने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला इस समय नहीं है, क्योंकि पार्टी हमारी बिल्कुल एक एक चीज, एक एक कदम फूक फूक के रखती है और हर बात हमारी क्लियर है। जी ठीक है, बालमुकुंद जी आपका रुख करूंगा। आपकी पार्टी में भी कुछ जो आपके लीडर्स थे उन्होंने नॉमिनेशन किया था, हालांकि नॉमिनेशन वापस ले लिया और रणदीप सुरजेवाला का समर्थन करते हुए उन्होंने वो नॉमिनेशन वापस लिया। लेकिन ऐसे में क्या पार्टी पूरी तरह से एकजुट हो गई? आपकी सवाल बार बार यही उठता है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जब से उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया है तब से लग यही रहा है कि पार्टी में आपके तमाम जो धड़े थे, तमाम जो लीडर्स थे वो एक साथ आ गए। क्या इसका फायदा अब आपको मिलेगा? क्या आप लोग रेस में हैं? नहीं, रेस में क्या, चुनाव हुए, हम जीत रहे हैं। जैसे कुछ बातें तो आपने ही क्लियर कर दी, एक तरह से आपने तस्वीर साफ कर दी। जैसे ही रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को टिकट मिली, कांग्रेस के केवल एकमात्र अंशुल सिंगला जी हमारे साथी हैं, उन्होंने फार्म भरा था, वो भी टिकट के चाहवान थे। बहुत लोग थे, 10-12 लोग वहाँ टिकट मांग रहे थे, उन्होंने फार्म भरा था। और जैसे उन्हें पता लगा कि रणदीप सिंह जी को टिकट डिक्लेयर होगी, अगले दिन वो रणदीप सिंह जी से मिले और रणदीप सिंह जी, डॉक्टर अशोक तंवर जी उनके साथ गए और उन्होंने फार्म विड्रॉल कर दिया और समर्थन दे दिया। और पिछले दिनों से मैं भी उनके साथ साथ घूम रहा हूँ। हमारा क्षेत्र में दौरा, अंशुल सिंगला हर गाँव में जाते हैं और हर जगह वोट की अपील करते हैं। ये तो वही स्थानीय नेतृत्व की बात। जहां तक प्रदेश के नेतृत्व की बात है, जिस दिन हमने फार्म भरा और एक साझा मंच साझा किया हमारे नेताओं ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, किरण चौधरी जी, कुमारी शैलजा जी, भाई कुलदीप बिश्नोई जी, खुद डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने वहां फार्म भी भरा और एक मंच साझा किया, सब लोगों ने वहां अपनी संबोधन भी दिया। ठीक है, जहां तक मैं चुनाव प्रचार की बात करता हूं, नहीं मेरी पूरी बात सुनिए, उसका संदेश जाएगा, प्रदेश की जनता हमें सुन रही है आपके माध्यम से। डॉक्टर अशोक तंवर और रणदीप सिंह सुरजेवाला पिछले 3 दिन से गांव में और पिछले 6 दिन से शहर में लगातार दौरे किए हुए हैं। आज वहां जींद में
आदरणीय भाई कुलदीप बिश्नोई जी दौरों पर थे, मैडम किरण चौधरी जी दौरों पर थे, कल कुलदीप बिश्नोई जी का गांव का दौरा है, कल 2 दिन के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दौरा है। तो कांग्रेस जिस तरह संगठनात्मक शक्ति से आगे बढ़ती है, इसी तरीके से बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का तो आपने उजागर कर ही दिया, सुरेंद्र बरवाला जो भी उधार के इनके कैंडिडेट थे, उधार के वाले को टिकट दे दी, और उधार के वापिस भाग रहे हैं। जो 32 साल से सेवा कर रहे थे वो फेसबुक पर आकर 2 महीने की और 32 साल की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ये तो जो इनका सिर्फ फटोल है वो जग जाहिर हो चुका है। ठीक है, बालमुकुंद जी, ऐसे में सवाल ये भी है कि जो लोग अलग अलग पार्टियों में नेता नाराज हैं, क्या उनसे भी आप लोग संपर्क कर रहे हैं समर्थन हासिल करने के लिए? देखिए, ये मैं समझता हूं, ये पार्टी प्लेटफॉर्म पे मैं प्रवक्ता के तौर पे इस तरीके से नहीं कह सकता। वो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे जो प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उनके संपर्क रहे हैं उन लोगों से। वो बात कर करके जो संपर्क की जो राजनीति में ये कहते हैं, जो चीज सामने आती है वही दिखनी चाहिए। जो उनके संपर्क हुए होंगे, जो लोग हमारे को समर्थन करेंगे, वो आकर के ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कांग्रेस को समर्थन करेंगे। मैं समझता हूँ ये जो आपने अभी टीवी जो लोग दिखाए टीवी पर, चाहे सुरेंद्र बरवाला जी हो, टेकराम कंडेला जी हो, ये लोग आएंगे हमारे समर्थन में, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, दलवीर जी आपका रुख करूंगा। आपकी पार्टी में कम से कम ये स्थिति नहीं है कि कोई नाराज है, क्योंकि आपकी पार्टी का भी उदय हुआ है और एक युवा चेहरे के तौर पर दिग्विजय चौटाला सामने आया है। सभी पार्टी में कम से कम किसी तरह की स्थिति आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन जिस तरह से अब चुनाव प्रचार काफी आगे बढ़ गया है और सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, फिलहाल की स्थिति में आप लोगों का चुनाव प्रचार क्या बता रहा है? आप लोगों को जमीनी स्तर पर क्या दिख रहा है? क्या अब आप लोग मान के चल रहे हैं कि जींद उपचुनाव में आप लोगों को जनता का समर्थन मिलेगा? जी सर, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो उंगली इसलिए उठा रहा था, भगवत मान जी ने एक शब्द बोला था, उसके लिए मेरे को ऐतराज है। उन्होंने कहा जो हरियाणा से यानी प्रदेश से और देश से प्यार करता है भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। इस पर मेरा ऐतराज है। हर प्रदेशवासी और हर देशवासी सब भारत से प्यार करते हैं, ये मेरा ऐतराज है उनसे। उन्होंने गलत शब्द यूज किया है। भारतीय जनता पार्टी को जो प्रदेश और देश से राज प्यार करेगा वही वोट देगा, ये बिल्कुल गलत शब्द है। इसको बिल्कुल देश से जो प्यार करेगा वो किसी को भी वोट दे सकता है। जो चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं या निर्दलीय उम्मीदवार हैं, देश से प्यार करने वाला उसी को वोट देगा, कहीं और जाके वोट नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल किसी को भी दे, बिल्कुल हम जो भी देश में रहते सब देश से प्यार करते। ठीक है। हाँ, जहां तक आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले मोटे मोटे 7 दिन हो गए। 7 दिन से अगर आप यहां सभी चैनल वाले मेरे बंधु, प्रिंट मीडिया सभी यहां हैं जी, जो रिपोर्ट हैं आप देख सकते, सुन सकते, किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, कहीं भी घूम के पूछ सकते हैं। अगर संगठन की दृष्टि से कोई अगर काम कर रहा है तो जननायक जनता पार्टी कर रही है। घर घर जाने का काम कर रहे हैं, टीमें बनी हुई हैं, हर जगह आपको उनकी हाजिरी दर्ज होगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का जिस तरह से माहौल बना है, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में टिकटार्थी कौन थे, दे किसको दी? अपने कार्यकर्ताओं को जो पार्टी टिकट नहीं दे पाई। चुनाव हार जीत बहुत बाद की बात है, और रिजल्ट आने पर पता लगा कौन हारा कौन जीता। अगर आप बात करेंगे सिद्धांतों की, तो भारतीय जनता पार्टी तो टिकट देने से पहले हार गई है, क्योंकि जो पार्टी ये दम भरती है कि भाई दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टेटों में हमारा राज है, और हमारे पास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पार्टी की हिम्मत नहीं कर पाई अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट देकर जिताने का काम करें। तो ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की। जहां तक कांग्रेस की बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के मेरे मित्र जरूर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट थे। कैंडिडेट इनके पास भी आप मान के चलिए, सबको पता है जयप्रकाश जी के लड़के जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, उनके बेटे का नाम विकास जी का गया था। उसके बाद कांग्रेस ने यह तय करके ने रणदीप सुरजेवाला के, नहीं मेरा एक सवाल पूरा होना है, बिल्कुल आप बोलिए, बताएंगे। जी, हम तो बार बार एक पूछ रहे हैं, जो विधायक हैं कैथल से, वो अब यहां का चुनाव लड़ेंगे। भैया कहां का चुनाव लड़ोगे, कहां का छोड़ोगे आप? ये एक चिंता का विषय है। सब हरियाणा वासी, जींद वासी पूछना चाहते हैं, कैथल छोड़ना चाहते हो, जींद छोड़ना चाहते हो? हार जीत बहुत बाद की बात है, हार जीत की बातें नहीं करे। व्यक्त मैं नहीं पूछ रहा, जब प्रदेश की जनता पूछ रही है, जींद की जनता पूछ रही है। क्या रणदीप सुरजेवाला जी विधानसभा में जिस तरह से उनकी हाजिरियां 10% भी नहीं है टोटल का, क्या वो जींद का भला करेंगे? जो व्यक्ति 10 साल कैबिनेट में हुड्डा साहब की में राज किया, कैबिनेट में रहे, उस समय जींद सबसे पिछड़े हुए की तो आज ये बातें कर रहे हैं।
क्या 4 साल में ही पूरा पिछड़ गया जींद? मैं तो पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से, मेरे मित्र से, 10 साल में ऐसी क्या समस्याएं थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में रणदीप सुरजेवाला ने कभी भी जींद का जिक्र नहीं किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किया, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। कुमारी शैलजा ने किया, उन्होंने अपने इलाके का किया। सबने एक आरोप लगाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अपने इलाके का, जिसको रोहतक सोनीपत की बातें करते थे, खासकर रोहतक की बातें करते, तो रोहतक का विकास किया। तो जींद का विकास क्यों नहीं हो पाया? ये रणदीप सुरजेवाला जी से जींद के लोग जरूर पूछेंगे। ठीक है, बाल मुकुंद जी। जी, ये जो मेरे साथी हैं, जैसे मेरे बारे में कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, मैं कहता हूं अगर इस तरह की ये बात सोचते हैं तो फिर इनको पूरी तरीके से जींद के तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट थे, मैं खुद वहां प्रत्याशी था, मैं वहां मेंबर रहा हूं जिला परिषद का। जिला परिषद मेंबर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक अच्छा स्थान रखता है। दूसरे कैंडिडेट भाई सत्तू डाना थे, वो जिला परिषद के मेंबर रहे हैं। तीसरे हमारे बहुत बड़ा चेहरा रघुवीर भारद्वाज जी थे, भाई सुधीर गौतम जी थे, भाई प्रमोद सहवाग जी थे, भाई बलजीत रेड्डू थे, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और हमारे क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। इस तरीके से मैं नाम गिनाने जाऊं, और बहुत साथी थे जो वहां टिकटार्थी थे, भाई सुरेश गोयल जी थे। पार्टी हाईकमान ने अशोक तंवर जी के नेतृत्व में जो हमारी मीटिंग हुई, उसमें यह तय फार्मूला फैसला किया गया कि भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वो हमारे स्थानीय हैं, वहाँ के जन्म हुए हैं, वहाँ का बेटा है, और सब लोगों ने एक बहुमत के आधार पर, मैं नहीं कह रहा, सर्वसम्मति के आधार पर यह फैसला किया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारे कैंडिडेट होना चाहिए। और जिस दिन से वो कैंडिडेट वहाँ डिक्लेयर हुए, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जींद में जमे हुए हैं। विकास की जहां तक बात ये कहते, इन्होंने बीच में भी पीछे कहा, इनको शायद पता ही नहीं है, पूरे हरियाणा में इनके शासनकाल में एक यूनिवर्सिटी बनी थी, वो इन्होंने सिरसा में स्थापित कर दी। जबकि हमने तो चारों तरफ जाल बिछा दिया यूनिवर्सिटियों का। खुद जींद में हमने चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हमारे शासनकाल में बनी, महिला महाविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय खानपुर में, मेडिकल कॉलेज, पहली बार महिलाओं का, केवल महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में हमने उसकी स्थापना करी। और जहां तक सुरजेवाला जी का स्थान है, सुरजेवाला जी ने जो काम कैथल में कराए वही जींद, मैं बताता हूं, जो काम कैथल में वो विधायक होने के नाते उन्होंने कराए, वही उन्होंने जींद में कराए। ओवरब्रिज वहां बनवाया तो जींद में आंसी रोड पर ओवरब्रिज बनाया, वहां हॉस्पिटल को इतना एक पीजीआई का दर्जा देकर मॉडर्नाइजेशन किया, जींद में उन्होंने वही किया। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का तो लगाव बचपन से ही जींद से रहा है, उनका तो जींद से रोटी बेटी इस तरह संबंध होता है। जी ठीक है, बाल मुकुंद जी आपका रुख करूंगा। दलवीर जी ने जिस बात पर आपत्ति जताई है उस पर आपका कुछ कहना है? देखिए, दलवीर जी ने जो कहा, मैं ये कहता हूं कि आज देश में दो विचारधाराएं, देश की बात कर रहा था कि एक यूपीए के नेतृत्व में, एक मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के लिए काम करती है। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में चाहे आतंकवाद की समस्या हो, चाहे पाकिस्तान से लड़ने की बात हो, ये लोग वहां कहीं नहीं बोलते। तो मैंने ये कहा कि जो लोग देश से प्यार करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह प्रदेश में कोई पार्टी जाति के नाम की राजनीति करती है, कोई पार्टी क्षेत्र के नाम की राजनीति करती है, कोई किसी तरह की बात करती है। जहां कई पार्टियों में परिवारवाद है, सरेआम परिवार की आपस में लड़ाई होती है। मैंने कहा जो प्रदेश और देश से प्यार करता है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना इस बात का प्रमाण होगा कि देश से कौन प्यार करता है, कौन नहीं करता है। मैंने ये नहीं कहा कि दूसरी पार्टियों को लोग देशद्रोही हैं। मैंने इनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, ना हम कहते नेगेटिव, हम तो अपनी बात लेके चलते हैं। हमने विकास का मुद्दा दिया और दूसरा ये बात, एक मिनट, जब बलवीर जी जनता पार्टी में आ जाते हैं, भारतीय पार्टी, ठीक है बलवीर जी रिस्पॉन्ड करेंगे, सदस्य बन जाते हैं, तो वो बाहर से कहां रह गए? ठीक है बलवीर जी, तो जींद का क्षेत्र का भी कोई व्यक्ति नहीं है, बाहर से डबवाली से लेकर के आए और ये कैथल से लेकर आए। जब ये कहते हैं हमारे को भगवत दयाल जी को जींद से बचपन से लगा होगा, तो कैथल में क्यों लड़ा फिर? ठीक है भगवत दयाल जी, आपने जो बात रखी उस पर दलवीर जी कुछ कह रहे हैं। दलवीर जी। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, फिर ये गलत बोल रहे हैं। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, मैंने ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, मैंने आपकी पार्टी के बारे में कुछ गलत बोला ही नहीं। आप क्यों अपने आप सुनो तो, सुनने का मादा रखो, नेगेटिव बोला, सुनने का मादा तो रखो आप, सुनने का मादा तो रखो भैया। अरे भैया सुनने का मादा तो रखो, आप बोलते कोई नहीं बोलता, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? जी दलवीर जी, मेरा सवाल फिर वही है, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बहुमत की सरकार बनी 2014 में, तब भी नरेंद्र मोदी जी को 34% वोट मिला था। क्या 64% लोग, मैं क्या कहूं, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या वो देश से प्यार नहीं करते? बिल्कुल उनके शब्द गलत हैं, इनको ये वापिस लेने पड़ेंगे, नहीं तो जनता इनको जवाब दे देगी। सभी लोग जो देश में रहते देश से प्यार करते, सीधी सी बात है। परदेश में रहते परदेश से प्यार करते, ये बात हमने मान के चल। वोट देना अलग बात है, कौन किसको वोट दे रहा है, इससे देश प्रेम की बातें नहीं होती।
और जहां तक जम्मू कश्मीर की बातें कर रहे हो, जितनी भिद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बना के और जवानों के सिर पे मुंह पे पत्थर मरवा के की है, अरे जवानों का क्या हाल होया है? उन पत्थर मारने वालों को आपने माफ करा दिया। क्या बातें देश प्रेम की कर रहे हैं आप? बिल्कुल गलत है। इस बात को जीन से ना जोड़े और देश आप बीच में ना बोले, फिर आप बीच में बोल रहे हैं 4 साल में नरेंद्र मोदी फिर बीच में बोल रहे हैं आप। अरे आपका नंबर आएगा, अरे जल्दबाजी ना करें जी, सरकार बनाई भैया, जल्दबाजी ना करें, आपका नंबर आएगा। कभी नरम रुख नहीं रखा। ठीक है। अरे भैया सबको पता है आपने किसके साथ सरकार चलाई J&K में। 370 धारा हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे, कश्मीरी पंडितों को वापस बसा देंगे। आप देखिए, हमने अरे कब बनाओगे? क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? 370 धारा हटाएंगे, क्यों नहीं हटाई? और धारा 370 अरे भैया बीच में बोलने की आदत आपकी। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो आप? मतलब बीच में बोलने की आदत है, बीच में ना बोलने। आपका नंबर आए तब बोलना। कश्मीरी पंडित कितने बसा दिया आपने? 370 धारा कब हटा दी? राम मंदिर कब बना दिया? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दे दिया? एक देश एक संविधान कब बना दिया? J&K में पहली बार ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री कभी भी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने नहीं जाता। मुफ्ती मोहम्मद सईद को जब शपथ दिलाई जा रही थी, 2 झंडों के नीचे प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, होम मिनिस्टर जाता है देश का, कभी भी प्रधानमंत्री नहीं गया। और कितनी नाक कटवाओगे आप, मेरी समझ में नहीं आती। तो आप देश प्रेम की बातें ना करो, देश आप बार बार ये महसूस ना कराएं। आप जींद के चुनाव पाइए, जींद की। तो जींद उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। बालमुकुंद जी, आपका रुख करूंगा। मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर अब आप लोग वोट मांगने जा रहे हैं? क्योंकि बार बार सवाल यही उठता है कि रणदीप सुरजेवाला पहले से विधायक हैं, एक बार फिर चुनावी मैदान में। क्या ये पूरा जो चुनावी एक कैंपेन है इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में ही है, या कुछ मुद्दे भी हावी दिख रहे हैं? आप लोग किन मुद्दों को लेकर जींद की जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, जींद में लगातार ट्रेडिशनल एक ऐसा रहा, कांग्रेस की सीट रही है, ज्यादातर कांग्रेस यहाँ विधायक बनते रहे हैं कांग्रेस। ठीक है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला चूंकि बड़े नेता हैं, इसलिए इन लोगों को तकलीफ होती है। अदरवाइज जिस दिन से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, आप ये मान के चलिए कि एक तरफा लहर चली हुई है। कांग्रेस के मुकाबले में भी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इन भितरघात से वैसे घिरी हुई थी। लोग ये जो JJP है, इनका वैसे ही कोई जनाधार वहाँ है नहीं। ये तो जब से इनके घर की फूट होकर के 2 पार्टियां बनी हैं, तो ये तो टाइम पास कर रहे हैं दोनों ही, आपस में ही मंथन कर रहे हैं। वो गुंडा उसको बता रहा है, वो गुंडा उसको बता रहा है। ये भी अभी हालात गांव में भी ऐसा है, गांव में जहाँ 2 आदमी इकट्ठे होते हैं वो इनकी आपस के झगड़े की बात करता है। तो अब नेतृत्व की जो क्षमता है, पिछले जो 2-3 महीने का पूरे देश का वातावरण आप देखोगे, जिस तरीके से 3 स्टेटों में हमने सरकार बनाई है, उसके बाद सारा देश ही कांग्रेस में हो गया है। और ये तो मैं हमारी खुशकिस्मती मानता हूँ जींद के कार्यकर्ताओं की, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसा वरिष्ठ नेता जींद में आकर के विधायक बनेगा और जींद की बात विधानसभा में रखेगा। और रणदीप सिंह का तो नेतृत्व ऐसा रहा है कि वो तो विकास पुरुष के तरह से उनको जाना जाता है पूरे इलाके में, पूरे हरियाणा में, बल्कि अब तो देश में भी उनका इस तरह का नाम है। पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। दलवीर जी, आपका रुख करूंगा। जींद में क्या लग रहा है आपको, क्या जिस तरह से विकास होना चाहिए हो पाया? आप जो बेसिक जो चीजें हैं, क्या जींद में उपलब्ध हो पा रही है लोगों को? क्योंकि लगातार यही कहा गया कि कांग्रेस INLD इन्हीं का गढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ मुश्किल स्थिति में रही है हमेशा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने समान विकास किया है। क्या वो विकास जमीन पर दिख रहा है? जरूरतें क्या है जींद के लोगों की? सर, प्रदेश के में आप जींद देखिए, 5 बार कांग्रेस और 4 लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर 4 बार हमारे विधायक रहे। और पिछली बार ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 2100 वोटों से हारी थी। सुभाष बराला जी, सुरेंद्र बरवाला जी 2100 वोट से हारे हुए थे, ऐसी बात नहीं है। और कांग्रेस की तो जमानत जब्त हुई थी अभी पिछले आम चुनाव में। जहां तक रणदीप सुरजेवाला जी की बात है, मैं फिर कहता हूं, रणदीप सुरजेवाला जी हो सकता है बड़े कद के नेता कांग्रेस में हो, उनके ऊपर 2-3 सवाल ऐसे हैं जो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। एक तो सवाल SYL का है, जब पंजाब में चुनाव जब हो रहे थे, जब उनका घोषणा पत्र लेकर वहां खड़े हुए थे, पंजाब का पानी पंजाब का, हरियाणा का 1 बूंद नहीं दिया जाएगा, ये सवाल सब पूछेंगे। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा, 10 साल जब आप कैबिनेट में मंत्री थे हुड्डा साहब के साथ, और कांग्रेस के ही, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे इंद्रजीत जी हो, शैलजा जी हो, किरण जी हो, सभी ने क्षेत्र के आरोप लगाए थे कि एक क्षेत्र विशेष में काम हो रहा है, बाकी जगह होया ही नहीं। और जींद की हालत तो जनाब ये मान नहीं रहे, पता नहीं क्यों कैसी बातें कर रहे हैं। जब भी आप रोहतक से अंदर आते थे जींद के हिस्से में,
वहीं से रोड की हालत खराब होनी शुरू होती थी और जींद में कोई काम पिछले 10 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता को जो आदमी टिकट नहीं दे पाए, वो एक उधार का कैंडिडेट है। स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा जी जब विधानसभा में आखिरी बार बोल रहे थे, मैं वो शब्द आपको बता सकता हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से एक ही बात की थी, भाई जींद जो है पिछले 10 साल कांग्रेस ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, और अब आप 4 साल होने को आप भी कोई काम नहीं करे, मैं लोगों को जाके काम मुंह दिखाऊं। मुख्यमंत्री जी मेरे को शर्म आती जींद में घुसते हुए, कृपया करके कुछ जींद का विकास कीजिए। ये शब्द उनके आखिरी थे। जब उनकी डेथ होगी उसके बाद विधानसभा का जो सत्र चला, इनको पता था मिड्डा साहब के लड़के को इन्होंने अपनी तरफ कर लिया, तो वो कही थी जो भी मांग मिड्डा साहब की थी उनकी हम पूरी करेंगे। अरे जीते जी जिस व्यक्ति की मांग पूरी नहीं की, मरने के बाद वो देखने थोड़ी आएंगे। तो बड़ी चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी में एक और काम चल रहा है, नया काम मैं बताऊंगा आपको। जो लोग रूठे हुए हैं, एक हरियाणा में कहावत है, मूली के पत्ते दिखाना। मूली हाथ में होती है, पत्तों को घुमाते आदमी। चाहे सुरेंद्र बरवाड़ा हो, चाहे कंडेला जी हो, चाहे इनके दूसरे नेता हो, ये मूली के पत्ते जैसे जनता को दिखाए 4 साढ़े 4 साल, अब उन नेताओं को मनाने के लिए चला रहे हैं। किसी के बेटे को चेयरमैन बनाने की बातें हो रही है, किसी को कुछ करने की बात हुई है। तो ये सरकार नहीं है, ये मूली के पत्ते दिखाने वाली, कुछ देने वाली नहीं है सरकार। इनके पल्ले नहीं कुछ है, इनने कर्जा इतना ज्यादा प्रदेश में बढ़ा दिया। हाँ, मैं एक बात आज वायदा कर सकता हूं, 10 साल कांग्रेस की सरकार है, 4 साल 4.25 साल बीजेपी की सरकार है। बचे हुए 10 महीने में दिग्विजय चौटाला जी विधानसभा में जाएंगे तो आंखों में आंखें डाल के पूछेंगे आप जींद का क्या कर रहे हो और पूरे हरियाणा का क्या कर रहे हो। क्यों दोबारा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नहीं चाहते। जहां तक मेरे मित्र ने कांग्रेस के 5 राज्यों की बात की, मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, जहां क्षेत्रीय दल इस स्थिति में थे जो सरकार बन सके, दोनों जगह कांग्रेस बुरी तरह आ रही है। और जहां तक 3 जगह की बातें कर रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तीसरा अल्टरनेट नहीं था। इसलिए इनको एट पार बराबर बराबर, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, बराबरी पहले आके टेक दिया। सब्स्टिट्यूट जहां था वहीं क्षेत्रीय दल को सरकार। ठीक है, मैं भगवत दयाल जी आपका रुख करूंगा। आप लोगों पर सीधा आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों ने 4-4.25 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया जींद के लिए। वहां के मरूम विधायक लगातार मुख्यमंत्री से कहते रहे, विधानसभा में सवाल उठाते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं जींद के लिए। कांग्रेस पर भी यही आरोप है और आप लोगों पर भी यही आरोप लग रहा है। भगवत दयाल जी देखिए शाकिर जी, पहले तो मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही उसका उत्तर देना, इनसे पूछना चाहूंगा। ये कहते हैं जी हमारे रणदीप सुरजेवाला जी जींद की विधानसभा में आवाज उठाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है कि रणदीप सुरजेवाला जी विधानसभा में 10% से भी कम उनकी उपस्थिति है। तो जब वो वहां उपस्थिति नहीं होते, कैथल के लिए नहीं आवाज उठा पा रहे, वो टीवी पे से उनके फुर्सत नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो विधानसभा में जाते ही तो आवाज कहां से उठाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कही जेजेपी ने कि हम ये कर देंगे, 4 साल में आंख से आंख मिलाएंगे। भैया तुम्हारी 6 साल सरकार रही, तुमने क्या किया? तुम्हारे नेता दोनों जेल में पड़े हैं, उनके अपने वो स्वतंत्रता आंदोलन के चक्कर में तो पड़े नहीं ना, उन्होंने कोई आजादी की लड़ाई लड़ी, किस लिए जेल में पड़े हैं, वो किस लिए पड़े हैं, सारी जनता इस बात को जानती है। आप क्या करेंगे वो भी जनता जानती है। तीसरी बात मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कि जी हमने विकास नहीं करा, पर जो मिड्डा जी के लड़के भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हुआ, मुख्यमंत्री जी की सोच से प्रभावित हुआ, मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश का समान विकास करवाया, इस बातों से मैं प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता हूं। जब वो आदमी हमारी नीतियों से इंप्रेस होकर आया, हमारा कार्यकर्ता बन गया, तो हमने कार्यकर्ता को टिकट दिया। हमने ये कहते हैं जो उधार का टिकट दिया। अरे भैया आप लोग इनेलो थे कुछ दिन पहले, दोनों एक ही था, आप उसको विधायक को रख ही नहीं पाए। आपके विधायक डरते हैं आपके नेताओं से, आपके आगे बोल नहीं सकते, आप इतना सिस्टम खराब है, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जनता ने देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, इनेलो कहें या जेजेपी के एक ही बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस ग्रुप अलग अलग हो गए, सत्ता के लिए हुए हैं। कोई वो थोड़ी सत्ता के मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो कहता है मैं मुख्यमंत्री। जो लोग परिवार में एकजुट नहीं रह सकते वो देश की सेवा क्या करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी ना परिवार की पार्टी है, देश और संगठन हमारी पार्टी के लिए सबसे पहले देश है। मैं बार बार कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि ये देशद्रोही है, ये अपने आप को ले जाते हैं, ये भी हमारे साथी हैं, लेकिन हम जो चले हैं, हमारा जो कारवां, हमारी जो पार्टी की सोच, वो देश को विकास के ऊपर ले जाएंगे, जातिवाद से ऊपर उठाएंगे। कोई जाट और नॉन जाट की बात करता है, कोई किसी तरह की बात करता है, हमारे लिए सारे एक सारे। हम हमारी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं, कोई नेता कहता है जी हमने
मंगेराम गुप्ता जी को ऐसा किया, हमारे किसी से आता हूं दलवीर जी, आता हूं। पार्टी में जो आया अपने आप आया और जो जाएगा वो भी अपने आप जाएगा। हम कोई ऐसी बात नहीं कहना किसी को चेयरमैन निकाला देते, क्योंकि हमारे लिए सत्ता एक सेवा है, स्वार्थ नहीं है। इन लोगों के लिए होगी, ये सत्ता के लिए लड़ते हैं, ये सत्ता के लिए परिवार ठीक को है, छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए सत्ता एक सेवा है और वो सेवा के हिसाब से हम करते हैं और ये हमारी पार्टी की यही सोच। ठीक है भगवत दयाल जी, सेवा की नियत से आप राजनीति करते हैं, लेकिन जींद की क्या सेवा की है? 2-3 काम जरा आप गिनवा दें कि जींद की सेवा में आपने वो किए। बताया कि जींद के विधायक का परिवार यदि हमारी नीतियों नहीं, से विधायक का परिवार इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन नहीं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। नहीं भगवत दयाल जी, देखिए इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन जो लाखों की तादाद में वोटर है, जो वहां के रहने वाले हैं, उनको आपने क्या दिया? किस प्रकार हमने काम किया? हमने मेरिट के बेस पर नौकरियां दिया। क्या जींद में मेरिट के बेस पर नौकरियां नहीं लगी? कितने जींद वालों को नौकरी मिली? आपके पास आंकड़े हैं? कोई रोहतक की लगाई हो या सिरसा की लगाई हो या कोई आदमपुर की लगाई हो, हमने तो सारे हरियाणा को समान भाव से जींद के लिए क्या किया? जींद उपचुनाव है, मेरिट पे नौकरियां दी और जींद के युवा मेरिट बेस पर लगे, इसलिए हम जींद ये चाहते हैं। और क्या कुछ किया? स्वास्थ्य सेवाएं जींद की बेहतर हो गई, कानून व्यवस्था जींद में बेहतर है। जींद के लिए क्या किया? मतलब जींद अगर फोकस में है, इतना अहम है, तो जींद के लिए कुछ किया तो होगा ना आपने। मैं वहां एफआईआर भी एमएलए और मंत्री के बिना नहीं होती थी। हमने एफआईआर ऑनलाइन कर दी, जिससे एफआईआर इतनी बढ़ गई है क्योंकि वो ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन फैसिलिटी दी है। पहले तो एमएलए के बिना एफआईआर नहीं होती थी, एमपी के बिना, मंत्री के बिना एफआईआर नहीं होती थी। जहां जिस जाति के लोग ज्यादा थे, दूसरी जाति के लोग कितने स्कूल बनवाए जींद में आपने? अब कहीं 4 साल में कितने अपॉइंटमेंट हुए टीचर्स के जींद में? अभी लिस्टें आ रही है, अभी पीजीटी मैथ की आई, पीजीटी इंग्लिश की आई, पीजीटी हिंदी की आई। जींद में कितने करेंगे? लेकिन लिस्ट तो ओवरऑल आप बात करेंगे तो बहुत कुछ ओवरऑल में मिल जाएगा, लेकिन जींद के लिए अगर चुनाव हो रहा है, जींद की बात हो रही है, तो जींद में क्या किया? आचार संहिता के हटते ही 18,000 ग्रुप जो डी के हैं वो लग जाएंगे। उसके बाद 65,000 नौकरियां फिर। भगवत दयाल जी, आपको पता है जींद में कितने पद खाली हैं डॉक्टर्स के? नौकरियां देगी सरकार। आपको पता है जींद में कितने डॉक्टर्स के पद खाली हैं? देखिए साकिब जी, मैं ये मानता हूं कि जो विकास होना चाहिए, अभी हमारी पहली बार सरकार बनी है, हमारे को दूसरी बार जब मौका मिलेगा, जो काम रह जाएंगे दूसरी बार में पूरा करेंगे। और इस बार भी जनता ये मानती है कि चाहे सड़कों की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे वो पिछले 5 दिन में मिट्टी डाली जा रही है सड़क पर, उस पर कोलतार डाला जा रहा है। 5 दिन में विकास दिखाने की कोशिश हो रही है। इसी बात का हम वो काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे पर आरोप लगाते हैं, कोई मंगेराम गुप्ता जी के बारे में बोलता है, कोई किसी की वो करते नहीं। जो हमारी पार्टी में आता है उसका स्वागत है। ठीक है, स्वागत आप कीजिए, जातिगत आंकड़े बिठाइए और समर्थन लीजिए, दीजिए, लेकिन जींद की सड़कों को आप 5 दिन में क्या विकास के तौर पर डेवलप करेंगे? मिट्टी तो 5 दिन में अब डलना शुरू हुई है, सही है, चुनाव का शोर मचा है। इन लोगों के लिए होगी जातिवाद, हमारे लिए सारा हिंदुस्तान एक है, पूरा हरियाणा एक है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हरियाणा दलवीर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बाल मुकुंद जी आपके पास आ रहा हूं। हमारे अपना परिवार है। ठीक है, आपकी बात आ गई। बाल मुकुंद जी, विकास हो रहा है वहां पर, तो बहुत कुछ हो रहा है, इतना बताया जा रहा है कि बहुत कुछ है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत कुछ कर दिया। मैं इसमें दलबीर धनखड़ जी की बात का समर्थन करता हूं। जो दलबीर धनखड़ जी ने अभी बात कही, ये हमारे जो प्रवक्ता साथी बीजेपी के, आज पता नहीं किस तरीके से या तो तैयारी नहीं करके आए या इनको चीजों का पता नहीं। आप उनसे विकास की पूछ रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बता रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर आप देखेंगे बलात्कार किस तरीके से प्रदेश में हो रहे हैं, और उसमें से जींद में भी मतलब किस तरीके से बलात्कार के केस आ रहे हैं। वो करे ऑनलाइन एफआईआर करा दी। 1 मिनट सुनिए, आप बीच में ना बोलिए, भगवत दयाल जी सुनते रहिए। दूसरा, रणदीप सिंह सुरजेवाला में, हाँ एक रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में इन्होंने कहा कि वो तो प्रवक्ता है, दिल्ली में बैठ रहे थे। मैं दलबीर धनखड़ जी से भी पूछना चाहूंगा और मैं भगवत दयाल जी से भी पूछना चाहूंगा, जब पार्टी हमें प्रवक्ता बनाती है तो हम पार्टी का चेहरा होते हैं, क्या हमें खुद में गर्व महसूस नहीं होता कि हम पार्टी की आवाज हैं? आज हम पार्टी की स्थिति या पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता के सामने रखने जाते हैं। हमारे दलबीर धनखड़ साहब भी बड़े सुलझे हुए नेता हैं। मेरी बात सुनिए भाई साहब, बीच में मत बोलिए आप। एक तो आप प्रवक्ता की ड्यूटी निभाइए आप। मैं दलबीर धनखड़ जी का भी ऐतराज है, मैं बोल रहा हूं, आप काउंटर कीजिए। मैं तो आपको नहीं ले रहा, मैं तो साथ में धनखड़ साहब को भी ले रहा हूं। ठीक है, दूसरी मैं और बताऊं, हाँ मैं ये कहता हूं आपको, विकास के मायने में जो मैंने काम गिनाए हैं कि हमने यूनिवर्सिटी बनाई, आओ काउंटर कीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रियदर्शी के नाम से हमने महिला महाविद्यालय बना जींद में। भाई साहब फिर भी तो बोलते हो, महिला महाविद्यालय बनाया जींद में। मैं आऊंगा आपके पास। ओवर ब्रिज बनाया हमने जींद में, बाईपास हमने बना। देखिए विकास के कार्य। दूसरा ये क्या कह देते हैं, इनके खुद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 1919 तक का मैंडेट मिला है कि 1922 तक स्वच्छ भारत बना देंगे, 1922 तक ये फलाना कर देंगे, सबको मकान दे देंगे। भाई आपको 2019 तक का दिया गया है, तो आप 2019 की बात करें, अभी करें अगली टर्म में कर देंगे। अरे
अगले अगर मैं जमानत तो अभी जब्त होने मैंने लगी है, मालूम तो मैं निवेदन करना चाहूंगा फिर वही बीच में, भाई साहब बीच में नहीं बोलना था दलवीर जी, बालमुकुंद जी, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हम काम गिना रहे हैं, ये एक काम गिना दे जींद में। मैं जींद का स्थायी निवासी हूं, मैं वहां मेंबर रहा हूं जिला परिषद का और राजनीति में सक्रिय रहा हूं, छात्र संघ की राजनीति करता रहा हूं, कांग्रेस के विकास कार्य मैंने गिना दिए। ये एक विकास कार्य जींद का गिना दे, मैं इनको व्हाट्सएप से भेज दूंगा। ये क्या करते हैं विकास कार्य, बल्लभ लगा दिए आपने। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं साकर अली जी, आपने पूछा कितनी पोस्टें खाली है, कितनी, मतलब वहां 50% से ज्यादा तो पोस्टें डॉक्टरों की खाली है। क्या विकास है? अभी पिछले 4-5 दिन से 1-2 सड़क बना रहे हैं, ये भागदौड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हो श्रीमान जी? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि अपनी लिस्टें ले आएं और वो फिर डिबेट में बैठ लें, हम उनको गिना देंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ है, कितने कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है, ओवरब्रिज बनाए हैं, अंडरपास बनाए हैं, मिनी बाईपास बनाया है। शहर के अंदर एक रजवाया निकलता था, उस रजवाया को हमने मिनी बाईपास में कन्वर्ट किया है। बस स्टैंड को बाहर ले जाने की प्रक्रिया सारा सब कुछ हमने किया। तो बहुत विकास कार्य, रानी तालाब का सौंदर्यीकरण किया। रानी तालाब जो जींद की आन बान शान है, जींद के शहर में सबसे दलवीर जी, भगवत दयाल जी मैं आपके पास आऊंगा। दलवीर जी अपना पॉइंट रख ले, फिर दोनों का काउंटर आप कीजिएगा। दलवीर जी। अली सर जी, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से पहले, क्या विपक्ष में रहना कोई पाप है? अगर ये पाप है तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा किया है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा, जब भी हम घोषणा पत्र बनाते हैं, कोई भी पार्टी हो, पहला सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, बाकी बातें बहुत बाद की हैं। शिक्षा में आपको पता है कांग्रेस के समय में एक ठेका प्रथा चालू हुई थी जिसको हम गेस्ट टीचर बोलते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, गेस्ट टीचर नहीं होंगे, परमानेंट हम इनको कर देंगे, वो नहीं किए इन्होंने। और आज टीचरों की क्या हालत है, स्कूलों की क्या हालत, किसी से छुपी हुई नहीं है। स्वास्थ्य में डॉक्टर कितने हैं, हॉस्पिटल कितने, हॉस्पिटलों की क्या हालत है। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर की, ये कहते हैं ऑनलाइन हमने कर दी। प्रदेश की जनता ने इस बात से कोई मतलब नहीं है, प्रदेश की जनता ने ये बात है, उनको लॉ एंड ऑर्डर ठीक मिलना चाहिए। एफआईआर सबकी लिखी जानी चाहिए, पहले भी लिखी जाती थी, पर ये एक बहम फैला रहे हैं, हमने ऑनलाइन कर दी तो एफआईआर ज्यादा होगी। मैं एक और बात पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा 7 दिन में क्या हो गया, 10 दिन में क्या होगा जो जींद में रोड बननी शुरू हो गई? अरे भैया, आपका सरकार तो 2014 में आ गई थी, 2014 से समान विकास आप करके दिखाते और एक मिसाल पेश करते, परंतु ये वो काम नहीं कर सकते क्योंकि इनको करना आता ही नहीं काम। जहां तक कांग्रेस के मेरे मित्र ने एक बात कही, मेरे को बिल्कुल ऐतराज नहीं है, रणदीप सुरजेवाला जी PA 2 राहुल गांधी रहे या राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात रखते हैं, कांग्रेस की रखनी चाहिए। प्रवक्ताओं से मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, मेरे को ऐतराज ये है विधानसभा में 10% हाजिरी ना होना, कैथल की जनता के लिए धोखा है, अब जींद की जनता के साथ धोखा करने जाते हैं। मेरा ऐतराज सिर्फ और सिर्फ ये है, विधानसभा में अपनी बात कब रखोगे? हुड्डा साहब से आपकी 10 साल बड़ी नहीं, आपने कोई काम जींद में क्या पूरे हरियाणा में कोई कराया हो तो बता दो। हुड्डा साहब ने सिर्फ रोहतक का और अपना विकास किया है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह, मैं इंद्रजीत जी, मैं शैलजा जी, मैं किरण चौधरी, मैं सबका नाम ले सकता हूं, सबने कहा क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद। और जहां तक मेरे मित्र नौकरियों की बात करते हैं, 2 लाख सालाना नौकरियों का वायदा करके आए थे। आप भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बता के दिखा दे आज नौकरी कितनी दी है। हाँ, नोटबंदी में नौकरियां छीन जरूर ली, लाखों की संख्या में नौकरियां छीन ली। ठीक है दलवीर जी, भगवत दयाल जी, अब दोनों का काउंटर आपसे चाहूंगा जी। पहली बात तो मैं कहूंगा कि 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा लगातार, उससे पहले 6 साल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे। यदि ये इन लोगों ने, इनेलो ने 6 साल इतना विकास करवाया होता जींद का, और 10 साल ये दम भरते हैं कांग्रेस के हमने इतना विकास कराया, तो आज दोनों के दोनों ये क्यों कहते हैं कि जींद हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है? ये खुद ये स्वीकार करते हैं कि पिछड़ा हुआ, क्योंकि 10 साल कांग्रेस रही और 6 साल हुड्डा साहब रहे और उससे पहले फिर कांग्रेस रही। तो हम तो पहली बार यहां सत्ता में आए और जींद की जनता, आपके चैनल के माध्यम से भी, औरों के माध्यम से भी हमने सुनते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो चाहे सड़कों की बात हो, चाहे वो किसी भेदभाव के बिना करवाया। ये नहीं कि विपक्ष का एमएलए था और हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के एमएलए के परिवार ने दे दिया कि हम आपकी पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं, इसलिए हम इनेलो छोड़ करके आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं।
तीसरी बात ये कहते हैं जी आपका अस्पताल में वो डॉक्टर कम है, बिल्डिंग खत्म हो गई। तो भैया क्या इतनी सस्ती इतनी घटिया बिल्डिंग आपने बनाई थी कि 4 साल में टूट गई वो? इन्होंने क्या किया, सारे के सारे अपने लोगों को फायदे दी। ये इन लोग के जेजेपी के लोग बार बार नौकरियों की बात करते हैं क्योंकि इनको नौकरियों के नाम पे पैसा मिलता था। आज उसी का परिणाम इनके दोनों भुगत रहे हैं, दोनों बड़े बड़े नेता, क्योंकि नौकरियां बेचते थे, ये अपने अपनों को देते थे, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर नौकरियां देते थे। ठीक है। आज हमारे हरियाणा में जो लोग 12-12 बजे तक 2-2 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे, रातों को पढ़ने वाले बच्चे नौकरियां लग रहे हैं। ये कहते हैं कितनी दी? हमने कहा था 2 लाख रोजगार देंगे, नौकरी नहीं, रोजगार। रोजगार में फर्क है। हमने प्राइवेट बैंकों हो चाहे सरकारी बैंकों ऋण की सुविधा आसान की है, बच्चे अपने उद्योग धंधे लगा रहे हैं। मोदी जी का सपना है कि युवा, हरियाणा का युवा चाहे देश का युवा नौकरियां लेने वाला नहीं, ठीक है भगवत जी, आपका पॉइंट आ गया, समय कम है। कितनी नौकरियां लगी, ठीक है, चाहे वो आपका पॉइंट आ गया, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो हो अपने जेबीटी हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे हरियाणा पुलिस की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का पॉइंट आ गया। बालमुकुंद जी 10 सेकंड आपके पास, लिस्टें बनती थी एमपी बालमुकुंद जी, मंत्रियों की। जी 10 सेकंड रोकिए, इनको रोकने के बाद 10 सेकंड इनको रोकिए, ठीक है। ये मैं आपको एक चीज मैं बताता हूं, मैंने जो आपको पीछे काम गिनाए थे उनके साथ साथ जींद से दिल्ली रेलवे लाइन बिछाई वाया सोनीपत, ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी महाविद्यालय बनाया, जींद का मिनी बाईपास बनाया, जींद में यूनिवर्सिटी बनाई, जींद में आरओबी बनाया, जींद में आरयूबी बनाई। जींद में इतना विकास कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। आज तक हरियाणा निर्माण से लेकर अभी तक या आजादी से लेकर के अब तक जो निर्माण करा, एक और मैं बताऊंगा शुगर मिल, जिसमें इतने लोगों को रोजगार मिला, वो कांग्रेस ने बनाया। सारा का सारा विकास जींद में आज तक कांग्रेस ने। 10 सेकंड आपके लिए दलवीर जी। अली सर जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता से। इंडियन नेशनल लोकदल ने जब भी सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी से मनोबल लिए। एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अगर देश में काम हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी मोदी पार्टी नहीं मानेगी इस बात को, परंतु जो भी प्रदेश और देश में विकास हुए हैं एनडीए की सरकार में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ थी। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दलवीर जी आपका बहुत शुक्रिया, भगवत दयाल जी आपका बहुत शुक्रिया, और बालमुकुंद जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता के मुद्दे कहां हैं, ये जनता को देखना होगा, और जींद उपचुनाव में जनता को वोट भी इस बात पर देना होगा कि आखिर किस पार्टी का कौन सा नेता उनके लिए बेहतर कर सकता है। जींद उपचुनाव में लगातार आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर जारी है, और जनता अब बड़ी सोच समझ कर जींद उपचुनाव